जिस लम्हे जब तमाम लोग कल रात को इसका चांद देख रहे थे तो बलूचिस्तान की माएँ बहनें बेटियाँ अपने प्यारों के चांद के लिए रो रही थी और रो रो कर दुआएं कर रही थी कि हमारे चांद कहाँ लापता है। खुदा का बनाया हुआ चांद है जो आसमान पर है तो वो मखलूक खुदा की बनाई हुई है जिन्हें जिंदानों में कैद किया गया है बिना किसी जुर्म के, बिना किसी सबूत के, जिनके लिए ना कोई कोर्ट है ना कोई अदालत है। यहाँ की हुकूमतों के लिए रात के 12 बजे अदालत में महफिलें सज जाती हैं, लेकिन बलोच गुमशुदा अफराद के लिए यहाँ सुबह 9 बजे भी अदालत नहीं लगती। बाकायदा फैमिलीज को ये कहा जाता है, बाकायदा फैमिलीज को डरा धमका कर उनको कोर्ट से निकाल दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आपके लोग लापता नहीं हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। उनको किसी इदारे ने अगवा नहीं किया, उनको किसी ने गुमशुदा नहीं किया है। ये एक जो स्टेट में जो जिम्मेदार इदारे होते हैं ये उनका रवैया होता है मिसिंग पर्सन फैमिलीज के साथ। अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक नस्वा की शीमा किरमानी साहिबा। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि वो आए आज के दिन की मुनासिबत से बलोच मिसिंग पर्सन की जो फैमिलीज हैं उनके हवाले से वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी मुझे शर्म आ रही है कि हमारी सियासी पार्टियां, हमारे ह्यूमन राइट डिफेंडर्स यहाँ क्यों मौजूद नहीं है। उन सबको यहाँ होना चाहिए था। क्या वो ये समझते हैं कि बलोच लोग जो हैं वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या उनके हुकूक के लिए उनको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है? तो मैं आपसे माजरत करती हूँ कि वो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं। और हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम समझते हैं कि एक बहुत संगीन मसला है पाकिस्तान की तारीख में कि इस तरीके से नौजवान लड़कों मर्दों को उठाया जाता है। और मेरी बहनें जो यहाँ बैठी हुई हैं जो कि जिनके शौहर, जिनके भाई, जिनके बाप, अरसे बेटे सालों से गुमशुदा हैं और कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता कि आवाज़ मिलाएं। तो हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख पे एक ऐसा मोड़ है जहाँ पे ज़रूरी है कि हम सब लोग मिलकर आवाज़ उठाएं अपने बलोच भाइयों और बहनों के लिए, सारी बलोच कौम के लिए। क्योंकि जैसे सिंध में गुमशुदगियाँ हो रही हैं उसी तरह से उससे कहीं ज़्यादा बलूचिस्तान का हाल है। तो मैं अपील करती हूँ सारे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को, सारी सियासी पार्टियों को, सारे तंजीमों को जो कि कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े हैं और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको यहाँ होना चाहिए। आज नहीं तो अगली दफ़ा आइए और खड़े होइए और आवाज़ मिलाइए सबके साथ। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरा भाई या मेरा शौहर या मेरा बाप या बेटा अगर वो कोई गलती करता है तो उसे कानून के तहत पकड़ कर लाएं, अदालत में पेश करें और फिर उसे सजा दें। ये क्या है कि उसको गुमशुदा कर दिया जाए और फिर कहें कि नहीं नहीं हमने तो नहीं उठाया। झूठ बोल रहे हैं। ये रियासत का फर्ज है कि हमारी हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ मिले, मगर अफसोस की बात है कि हम बलोचों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता है। और अब ये हो रहा है कि वक्त ऐसा आ गया है कि बलोच औरतें मजबूर हो गई हैं कि वो लीडरशिप अपने हाथ में उठाएं। और जिन घरों में कोई मर्द नहीं रह जाता तो औरतें ही तो निकलेंगी बाहर। फिर हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि औरतें क्यों निकल रही हैं बाहर। अगर आप मर्दों को इंसान समझेंगे, बलोच मर्दों को इंसान समझेंगे, पाकिस्तानी समझेंगे, उनका हक उनको देंगे तो हम सब
آرام سے رہنا چاہتے ہیں؟ کون لڑنا چاہتا ہے؟ کون جھگڑنا چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ سڑکوں پہ کھڑے ہوں اور عید کے دن بھی باہر نکلیں؟ اس لیے نکل رہے ہیں کہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. اور یہ ریاست نے ہم کو مجبور کیا ہے کہ ہم عید کے روز یہاں پہ بیٹھے ہیں، کیونکہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہمارا حق ہے یہ ہر بلوچ کا حق ہے کہ اس کی زندگی کو سیکیورٹی ملے. ہر بلوچ عورت کا حق ہے کہ اگر اس کے کوئی بھی مرد رشتہ دار نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو بتایا جائے، اس کو اٹھایا جائے، اس کو کورٹ میں لایا جائے. یہ نہیں کہ رات کے چھپ اندھیرے میں اس کو آپ گمشدہ کر دیں اور پھر اس کے جسم پہ اور اس کے دماغ پر تشدد کریں اور پھر اس کو مار پیٹ کر کے اس کی لاش پھینک دیں کتوں کی طرح. یہ کہاں کا نظام ہے؟ ہم تو سنتے تھے کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے. کیا جمہوری ملک میں یہ ہوتا ہے؟ جی نہیں. جمہوری ملک میں عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے اگر کوئی ملزم ہے اور اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے، مگر یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میں صرف اپنے بلوچی بھائی بہنوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. ہم سب جب تک کھڑے رہیں گے اور آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک بلوچ لوگوں کو ان کا پورا حق نہیں ملے گا. شکریہ. ہم خودکشی کے خلاف جدوجہد تیز ہو. جبری گمشدگی کے خلاف جدوجہد تیز ہو. جبری گمشدگی کے خلاف شیما کرمانی صاحبہ. جیسے شیما کرمانی صاحبہ نے کہا کہ جمہوریت کے راستے اپنائے جاتے ہیں تو بالکل ایسا ہی ہے. یہاں جس ملک میں ہم رہتے ہیں جہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن یہ جمہوریہ نہیں بلکہ مجبوریہ پاکستان بنا ہوا ہے، جہاں کہاں پر بھی کہیں بلوچ نظر آ جائے تو اس کو اٹھانا ایک فرض قرار دیا گیا ہے. بلوچوں نے جمہوری طور پر ہر طرح سے اپنے احتجاج ریکارڈ کرائے ہیں. وی بی ایم پی کی طرف سے ماما قدیر نے مسنگ پرسن فیملی کے ساتھ کوئٹہ ٹو کراچی اور پھر کراچی سے اسلام آباد تک مارچ کیا، اور ہر وقت یہ فیملیز، یہ لوگ آپ کو کسی نہ کسی شہر کے پریس کلب کے سامنے یا کسی چوک پر بنا کسی شورش پسندی اور انتہا پسندی کے یہ پرامن اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں جو ان کا جمہوری حق ہے. لیکن پھر بھی وہاں پر بھی انہیں یا تو ہراس کیا جاتا ہے فیملیز کو، یہاں ان پر سیکورٹی بھیج دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کو اٹھا سکے وہاں سے. بلوچستان میں جس طرح اسٹوڈنٹ کے ساتھ جس طرح جبر اور ظلم کا بازار ان پر گرم کیا گیا ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اسٹوڈنٹ لیڈر ایک شبیر بلوچ کو جسے لاپتہ کیا گیا ہے، جس کی بہن سیما کو اور ان کی وائف زرینہ کو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں اپنے پیارے بھائی اور شوہر کے لیے احتجاج کرتے ہوئے. آج اس عید کے دن چھوٹے بچے کے ساتھ ہمیشہ ہم سیما کو دیکھتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ، وہ اپنے بھائی کی بازیابی کے لیے کبھی کراچی میں کبھی اسلام آباد میں اور کوئٹہ میں نظر آتی ہے. اس وقت سیما بلوچ سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. سب سے پہلے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ ہمارے دکھ درد میں آج کے دن شریک ہوئے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کہوں. ہر بار یہی روڈ، یہی پریس کلب، یہی باتیں، یہی اپیلیں، حکومت سے یہی رو رو کے چیخ چیخ کے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ہمارے پیاروں کو بازیاب کریں. اگر وہ مجرم ہیں تو انہیں اپنے ہی عدالتوں میں پیش کریں. آخر کیوں ہماری فریاد نہیں سنی جاتی؟ آخر کیوں ہمیں نہیں سنا جاتا، ہمیں نہیں دیکھا جاتا؟ کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ عید کا دن دنیا بھر کے مسلمان اپنے گھروں میں اپنے خاندانوں کے ساتھ مل کے خوشی سے اس دن کو منا رہے ہیں،
लेकिन हम बदकिस्मत, बेबस, लाचार माएँ, बहनें, बेटियाँ रोडों पे निकलने पे मजबूर है। हम करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। कहते हैं ईद अपने साथ बहुत सारे खुशियाँ लेकर आता है, लेकिन हमारी खुशी कहाँ, हमारी खुशी किसके साथ। हम जब इस दिन को अपने घरों में होते हैं तो अपने माँ बाप, भाई बहनों के आंसुओं को नहीं देख पाते। हम इस दिन को गुजारने के लिए इन सड़कों पे निकलते हैं। आज जब मैं अपने घर से निकल रही थी तो किसी रिश्तेदार ने मुझसे पूछा कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ ईद मुबारक की ईद के दिन गुजारने जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, कौन सा ईद, कैसा ईद। पिछले 6 सालों से हमें नहीं पता कि ईद क्या होती है, खुशियाँ क्या होती हैं। जब से मेरे भाई लापता हैं, ईद तो क्या कोई और भी त्योहार हमने कभी नहीं मनाया। हमें नहीं पता खुशी क्या होती है। आज के दिन सब लोग अपने घरों में खुशियाँ मना रहे हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, लेकिन हम इस दिन को अपने अपनों के सामने नजरें नहीं मिला पाते। इसलिए हम 2-3 दिन से अपने घर वालों के पास नहीं जाते, उनको नहीं देखते। आखिर हमारे प्यारों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था, उनकी ऐसी सजा हमें दे रही है। हम तो ये कह कर थक चुके हैं कि हमारे प्यारों को अदालतों में पेश करें। क्यों आप उन्हें अपने ही अदालतों में पेश नहीं करते। आज जब मैं मीराज से मैंने कहा कि मीराज चलो प्रेस क्लब जाना है, तो मीराज रोने लगा, कहने लगा अम्मा मुझे नहीं आना। यहाँ पर बैठ के हम अपने अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो शबीर को वापस लाए। मैं उस बच्चे को क्या जवाब देती कि बच्चा अब तो हमारा अल्लाह भी हमारी फरियाद नहीं सुनने को तैयार, हमारी तो क्या किसी की भी फरियाद सुनने को तैयार नहीं। हमारा खुदा भी अभी इन्हीं जालिमों की तरह बेबस हो चुका है, अंधा हो चुका है, बहरा हो चुका है, किसी की फरियाद नहीं सुनता। ईद तो सबके घरों में खुशियां लेकर आता है, लेकिन बलूचिस्तान में सबके घरों में मातम और गम, सब माँओं के आंखों में आंसू लाता है। क्यों आता है ये ईद? मैं अपने अल्लाह से, अपने रब से यही कहती हूँ, क्यों ये दिन आप लाते हो? हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए ये दिन आते हैं। जब कोई कहता है कि अब ईद करीब आ रहा है, तो मैं कहती हूँ आज ये ईद आए ना, ये दुनिया यहीं पे रुक जाए, ये वक्त रुक जाए, ना चले। अगर ईद आए तो हमारे प्यारों को लेकर आए, ऐसे ही ना आए। मैं अपने छोटे बच्चों को छोड़कर इन सड़कों पर आने पर मजबूर हूँ। किसने मजबूर किया मुझे? इस रियासत ने मजबूर किया। इस रियासत ने मजबूर किया हमें कि हम सड़कों पे अपने ये त्योहार अपने सड़कों पे गुजारें। हम रियासत से ये कह कर थक चुके हैं। हमें नहीं पता कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किससे मांगे अपनों की बाजियाबी, अपनों की सलामती। पहले तो माएँ अपने बच्चों को बड़ा करके पढ़ाई के लिए दूर दूर इस्लामाबाद, कराची, कोयटा में भेजते थे। वहाँ पर भी उनके बच्चे महफूज नहीं। कोई पढ़ाई के लिए जाता है, उन्हें वहीं से उठाया जाता है। कोई मजदूरी के लिए जाता है तो उसे वहीं पर भी उठाया जाता है। कोई चढ़ा हुआ होता है, उसे भी नहीं छोड़ते। आखिर बलोच जाएं तो कहाँ जाएं, करें तो क्या करें? उसे पढ़ाई करने नहीं देते, उसे काम करने नहीं देते, उसे अपने माँ बाप के साथ रहने नहीं देते, तो वो क्या करें? फिर आप कहते हैं कि शायरी ने क्यों खुदकुश किया? मजबूर होकर, इस जुल्म और जबर से मजबूर होकर उसने ये काम किया है। एक शायरी नहीं, अगर आप इस अमल को इसी तरह जारी रखेंगे तो हजारों शायरी इसी तरह पिदाई करते रहेंगे। हर कोई इसी तरह मजबूर होकर ही निकलता है।
हमारी तरह हम अपने इस त्योहारों को अपने घरों में नहीं रह सकते, अपने अपनों के साथ नहीं गुजार सकते। हम इस दिन को रोडों पे आकर गुजारते हैं। रोडों पे आकर भी ये दिन हमारे लिए एक साल से भी बदतर है। ये दिन गुजरता ही नहीं, पता नहीं क्यों। वैसे तो ईद हर मुसलमानों के घरों में खुशियाँ लाता है, लेकिन हमारे लिए ये ईदें क़यामत से भी बदतर होती हैं। आखिर क्यों? इस रियासत से मैं यही सवाल करती हूँ, क्यों आप हमें इस तरह झूठे दिलासे देकर फिर भूल जाते हैं कि हमने इन्हें झूठे दिलासे दिए हैं। जब आप झूठे दिलासे देते हो तो हमारे दिलों में हज़ारों उम्मीद जागती हैं, फिर आप दूसरे दिन यही दिलासे, यही उम्मीदें आप भूल जाते हो। लेकिन हम नहीं भूले। हम अपने प्यारों को कैसे भूलें, किस तरह भूलें? दिन ब दिन उनकी यादें हमें और भी ज़्यादा तरसाती हैं, और भी ज़्यादा तड़पाती हैं। इन 6 सालों में हमें नहीं पता खुशियाँ क्या होती हैं, ईदें क्या होती हैं। हम हुकूमत से फिर भी यही अपील करते हैं कि खुदारा हमारे साथ इंसाफ करें, हमारे प्यारों को मंजर आम पर लाया जाए।